दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक चलते फिरते मूविंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है और इंडिया के करंट मूविंग एयरफील्ड्स की बात करें तो वो हैं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोचिन शिपयार्ड के साथ अराउंड 1200 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंडर INS विक्रमादित्य की रीफिटिंग की जाएगी, जिसमें रिपेयर, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशंस इंक्लूडेड होंगी। ये एक शॉर्ट रीफिट एंड ड्राई डॉकिंग प्रोसेस है जो करीब 6 से 8 महीने तक चलेगा। मतलब इतने टाइम के लिए INS विक्रमादित्य नॉन ऑपरेशनल रहने वाला है। नाउ ये 45,000 टन जायंट फ्लोटिंग एयरफील्ड INS विक्रमादित्य एक रशियन ओरिजिन कैरियर है जो फर्स्ट टाइम 1987 में बाकू के नाम से सोवियत नेवी की सर्विस में एंटर हुआ था। इसके बाद सोवियत कोलैप्स के बाद 1991 में रशियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया और इसका नाम चेंज करके एडमिरल गोर्कोशोव रखा गया। बट क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद रशिया का बजट काफ़ी लिमिटेड हो चुका था और एडमिरल गोर्कोशोव को पोस्ट कोल्ड वॉर बजट से ऑपरेट करना मुश्किल था, सो 1996 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, जिसने इंडिया की अटेंशन को अट्रैक्ट किया और कई सालों की नेगोशिएशन के बाद 2004 में इंडिया और रशिया के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर की डील साइन हुई। इसके बाद अपग्रेडेशन, रीफिटिंग और सी ट्रायल्स के बाद 2013 में इंडियन नेवी में इसको INS विक्रमादित्य के नाम से कमीशन किया गया। INS विक्रमादित्य 30 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है और इस पर करंटली MiG-29 के फाइटर्स तैनात हैं। नाउ क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल सिस्टम से वर्क करता है, सो इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। विक्रमादित्य हर साल एक असिस्टेड मेंटेनेंस पीरियड से गुजरता है, जिसमें इसकी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस को देखा जाता है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा सी वर्दी रहे। इसके अलावा हर 5 साल में हर कैपिटल वॉरशिप 6 से 8 महीने की शॉर्ट रीफिटिंग से गुजरती है और 10 साल बाद फिर मीडियम रीफिट, जिसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर 15 से 18 महीनों तक मेंटेनेंस के लिए ड्राई डॉक्स में रहता है। विक्रमादित्य के केस में ये शॉर्ट रीफिट एंड ड्राई डॉकिंग है, सो रीफिट के दौरान सिर्फ न्यूली कमीशन्ड और इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ही इंडियन ओशियन रीजन में एक्टिवेट रहेगा और इसी वजह से इंडियन नेवी को एट द टाइम 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, ताकि अगर एक कैरियर रीफिटिंग के लिए जाता है तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न वाटर्स में ऑपरेशनल रहें और नेवी की सी डोमिनेंस को मेंटेन रखा जा सके। दूसरी ओर INS विक्रमादित्य की सर्विस लाइफ की बात करें तो यह 40 साल की है, जो कि कमिंग डेकेड में कंप्लीट होने वाली है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रिक्योरमेंट इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना ऑलरेडी अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को डेवलप कर चुका है, जो करंटली सी ट्रायल्स फेज में है और इसकी डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन बताई जा रही है, जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से लगभग डबल है। देखा जाए तो इंडियन नेवी सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रपोजल को तैयार कर चुकी है, जो विक्रमादित्य और विक्रांत से लार्जर होगा विद द डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑफ 65,000 टन्स। बट चाइना के फुजियान को कंसीडर करें, उसके अकॉर्डिंग 65,000 टन कम होगी और इंडिया को मिनिमम 80 से 85,000 टन पर ही जाना चाहिए। इस साल के स्टार्टिंग में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी कि ईयर एंड तक इसकी एक्विजिशन को अप्रूवल दी जा सकती है, बट रीसेंट डेवलपमेंट से ऐसा लगता है कि नेवी सबमरीन्स की एक्विजिशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। जैसे कि रिसेंटली अभी अक्टूबर में 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की एक्विजिशन को अप्रूवल दी गई थी, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 40,000 करोड़ है। ये एसेसंस नेवी के प्रोजेक्ट 77 के अंडर आती हैं, जिसमें टोटल 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को प्रोक्योर किया जाना है और रिमेनिंग 4 की अप्रूवल लेटर स्टेजेस में दी जाएगी। इसके बाद इंडिया SSBNs इंडक्ट करने के एफर्ट्स भी तेज़ कर चुका है। इस साल सेकंड इंडिजिनस SSBN INS अरिघात की इंडक्शन के बाद थर्ड SSBN INS अरिधमन भी नेक्स्ट ईयर कमीशन होने जा रही है और इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ SSBN को भी अगले कुछ सालों में इंडक्ट किया जाना है। और कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात करें तो 3 एडिशनल कलवारी क्लास सबमरीन्स और प्रोजेक्ट 75I भी पाइपलाइन में है, जिसके अंडर 6 सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। सो नटशल में ये है कि नेवी फ़िलहाल अपने बजट को मोस्टली सबमरीन्स की डेवलपमेंट और एक्विजिशन पर ही यूटिलाइज़ कर रही है और इंडिया का सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट पॉसिबली
डिले हो सकता है। नाउ सबमरीन्स की एक्विजिशन भी बहुत क्रूशल है, चाहे वो कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात हो, चाहे SSBNs और या फिर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, क्योंकि चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट को फास्टली इंक्रीज कर रहा है। बट फ्यूचर को देखते हुए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी ज़रूरी है, क्योंकि सपोज़ अगर नेक्स्ट ईयर भी इसकी अप्रूवल मिलने के बाद कोचिन शिपयार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो करीब 8 से 10 साल का समय लगेगा इसकी इंडक्शन में। INS विक्रांत को देखें तो उसकी कमीशनिंग 2022 में हुई थी और प्रोजेक्ट शुरू होने से कमीशनिंग तक उसको 15 साल का टाइम लगा है, जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर सी ट्रायल्स शामिल हैं। बट कोचिन शिपयार्ड के अकॉर्डिंग सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को 8 से 10 साल के अंदर ही नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्ट करके एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके हैं। सो इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अराउंड 2035 तक सर्विस में आएगा और उस टाइम तक INS विक्रमादित्य अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एंटर कर चुका होगा। सो अगर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को इंडिया डिले करता है तो इससे फ्यूचर में इंडिया के एफिशिएंट कैरियर ऑपरेशंस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि INS विक्रमादित्य उस टाइम पर विक्रांत के कंपैरिजन में इतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट इसके बाद विक्रमादित्य की डीकमिशनिंग के बाद भी इंडिया के पास सिर्फ 2 कैरियर्स ही होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में इंडिया की स्पीड अभी बहुत स्लो है। बट इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस के लिए हमें 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए और साथ में करीब 100 नेवल फाइटर जेट्स जो इन चलते फिरते एयरफील्ड से ऑपरेट करेंगे।